हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको रेडिट पे मिली हुई कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अमेजिंग है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये डॉजक नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको डॉजक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम डॉजक है। मैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूँ। इस वक्त मेरी उम्र करीब 55 वर्ष की है। जब मेरे साथ ये घटना घटी थी तब मेरी उम्र 32 साल की थी। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था, एक हॉस्टल का। हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा पुराना था। हमें खबर मिली थी कि उस हॉस्टल को तुड़वा के नया हॉस्टल भी बनने वाला था। उसके डिमोलिशन का काम जल्दी चालू होने वाला था। कुछ पुराने स्टूडेंट्स वहीं पर ही रहते थे। उस हॉस्टल के जस्ट सामने एक बहुत बड़ी सी यूनिवर्सिटी थी। मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो काफ़ी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है और काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी। वो हॉस्टल पुराना होने की वजह से उसको तोड़ के उसके बगल में नया हॉस्टल बनने वाला था या शायद बन चुका था। जितने भी स्टूडेंट वहाँ उस हॉस्टल में रहते थे वो शिफ्ट होके उसमें जाने वाले थे। मैं पुराने वाले हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड था। मुझे वहाँ पर ज्वाइन किए हुए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था। मुझे इस बात की प्रॉपर नॉलेज थी कि एक हफ्ते बाद मेरी ड्यूटी दूसरे हॉस्टल में लग जाएगी। उससे पहले वहाँ पे कई स्टूडेंट्स खाली करके जा चुके थे। एक दो स्टूडेंट ही बचे थे और वो भी 3-4 दिन में वहाँ के रूम्स को छोड़ के शिफ्ट करने वाले थे। जब तक उस हॉस्टल में एक एक बच्चा खाली नहीं कर देता तब तक मुझे वहीं पर ही गार्ड की नौकरी करनी थी। हालांकि उसके मुझे अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। तो फिर मैं वहीं पर कुछ दिनों के लिए जॉब करने लगा। बड़ा अजीब सा हादसा था। उस दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। बादल भी काफ़ी ज़्यादा गरज रहे थे। हॉस्टल का पावर सोर्स भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था क्योंकि वो पुराना था। वायरिंग में दिक्कत हो रही थी, इसलिए कुछ हिस्सों में लाइट आ रही थी और कुछ हिस्से बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो चुके थे। उनमें लाइट भी नहीं आ रही थी, छतें लीक कर रही थी। बहुत ही ख़राब हाल था हॉस्टल का। अगर एक छोटा सा भी भूकंप आता तो मेरे हिसाब से वो गिर जाता। वो 2 फ्लोर का ही हॉस्टल था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी और उसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही थी। बादल भी गरज रहे थे। अपने कैबिन में बैठा हुआ चाय पी रहा था और तभी मुझे अचानक से हॉस्टल के दूसरे फ्लोर से उन दोनों बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई जो कि वहाँ पर रहते थे। मैंने उनकी आवाज़ सुनी और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। जोर की बारिश की आवाज़ में और बादलों की गरज में उन दोनों की आवाज़ ऐसे आई और वो दोनों आवाज़ें उन सब आवाज़ों में मिल गईं। लेकिन पता नहीं मैंने कैसे उन दोनों आवाज़ों को सुन लिया था। मैं तुरंत चौकन्ना हो गया। कॉफ़ी वहीं पर छोड़ी, हाथ में टॉर्च और डंडा लिया और दोबारा हॉस्टल के उसी हिस्से की तरफ जाने लगा जहाँ पर वो लोग रहते थे। दरअसल वो लोग हॉस्टल के दूसरे फ्लोर पर रहते थे और उस हिस्से में लाइट आ रही थी। मैं तुरंत दूसरे फ्लोर की तरफ गया। वो लोग उस फ्लोर के एकदम आखिरी 2 रूम्स में रहते थे। मैं उधर ही जा रहा था। जब मैं सीढ़ियों पर चढ़ा था तो उस फ्लोर के हिस्से पे लाइट नहीं आ रही थी। अंधेरे में टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए दूसरे फ्लोर पर गया और उन दोनों आखिरी कमरों की तरफ जाने लगा। जब मैं उन दोनों आखिरी कमरों की तरफ जा रहा था तो मुझे उनकी एक और बार चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं वहीं पर ही रुक गया था। लेकिन एक अजीब सा इत्तेफाक हो रहा था। जितनी बार वो लोग चिल्ला रहे थे बादल उसी समय उतनी ही तेजी से गरज रहा था। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और आगे की तरफ बढ़ता चला गया। जब मैं उन दोनों आखिरी कमरों के पास पहुंचा तो वो दोनों अंदर से बंद थे। एकदम शांत माहौल था। बारिश भी तेज हो रही थी और बादल भी गरज रहे थे। लेकिन मुझे उनके चिल्लाने की आवाज़ अब बिल्कुल भी नहीं आई। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे से उनके दरवाजे को नॉक किया
और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से। कोई भी हलचल नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं आई। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने फिर दोबारा नॉक किया और उनसे पूछा कि सब कुछ ठीक है ना। उनका फिर कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई है ही नहीं, वो लोग सो चुके हैं या फिर वो लोग हैं भी नहीं। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने सोचा मैं दोबारा अपने कैबिन पे जाके वहाँ पर रखे हुए फ़ोन से हेड ऑफिस में इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि हमें अलाउड नहीं था कि हम किसी के भी कमरे में बिना इजाज़त घुस सके, वरना मैं चाहता तो दरवाजे को तोड़ के भी अंदर घुस सकता था। लेकिन फिर मैं दोबारा अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं उस दूसरे फ्लोर की सीढ़ियों के पास पहुंचा और नीचे उतरने लगा, मुझे दोबारा वही चिल्लाने की आवाज़ आई और अब मैं तुरंत पीछे घूमा। मुझे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन मैंने हिम्मत की और जब मैं पीछे घूमा तो वो दोनों दरवाजे जो कि बंद थे अपने आप खुल गए थे। ताजुब की तो बात यह थी कि मैंने उन दोनों बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक देखा भी नहीं था। वो लोग अपने हॉस्टल से बाहर तक नहीं निकले थे। क्या हुआ था मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं भागते हुए जब उन दोनों के कमरे की तरफ गया तो वो दोनों कमरे खाली थे। वहां पर कोई भी नहीं था। सारा सामान बिखरा हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह। दोनों कमरों का हाल वैसा ही था जैसे किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की हो, सारे सामान को एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक दिया हो। जमीन पर काफी ज्यादा गंदगी थी, कमरे से बदबू आ रही थी। उन दोनों कमरों के जब मैंने वॉशरूम चेक किए तो वो भी बुरी तरीके से गंदे थे। 1 मिनट भी रुकना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा कि अब मैं जाके इन्फॉर्म कर ही दूं। अब मैं भागते हुए उसी कॉरिडोर से होते हुए चुपचाप अपने कैबिन की तरफ जा रहा था। वो आवाज दोबारा आई। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं रुका भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये जरूर घूम रहा था कि हो ना हो ये दोनों बच्चे मेरे साथ शरारत कर रहे हैं और अब मैं इनकी कंप्लेन करने वाला था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और ये हरकत भी बहुत ज़्यादा गलत थी। जब मैं अपने कैबिन के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो दोनों लड़के बालकनी में खड़े हैं, बालकनी के उस हिस्से में जिधर अंधेरा था। वो लोग ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कि अपने हाथ को बालकनी से लटका कर खड़े हों, सर नीचे जमीन में कूदने की तैयारी कर रहे हो। उन लोग पागल हो गए थे। क्या हो गया था उन लोगों को, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुरंत सब चीज को तुरंत इग्नोर किया, कैबिन में रखे फोन को उठाया और नंबर मिलाने लगा। बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। सामने जो कॉलेज था वो भी एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पहले से ही प्लान्ड हो, सब कुछ एकदम उसी हिसाब से हो रहा हो जैसा किसी ने सोचा हो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों लड़के ऐसा लग रहा था कि ऊपर से नीचे कूद ही जाएंगे। मैं तुरंत बारिश में बाहर निकला। कैबिन से निकलते ही मैंने अपने रेनकोट को पहना, नीचे के फ्लोर पे खड़े होके ऊपर की तरफ टॉर्च मार के उन दोनों चेहरों को देखने की कोशिश की। वो दोनों वहीं पर थे, सर नीचे, हाथ लटके हुए, आधा शरीर बालकनी से नीचे लटका हुआ था। वो दोनों आधे शरीर भीग रहे थे। पता नहीं आखिर उन लोगों को क्या हो गया था। मैंने फिर हिम्मत की, दूसरे फ्लोर पर चढ़ा और उनकी तरफ जा रहा था। दूसरे फ्लोर पर चढ़ के मैं उसी कॉरिडोर में पहुंचा जहां पर मैं पहले खड़ा था। वो दोनों लड़के अपने आधे शरीर को लटकाए उसी बालकनी में खड़े थे, मुझसे काफी दूर थे। मैं हिम्मत करके उनकी तरफ जा रहा था, टॉर्च उन्हीं की तरफ पॉइंट किया हुआ था। फिर मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। मैं उनसे करीबन 2 से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा था। वो लोग उसी पोजीशन पर थे। बारिश की वजह से हल्के फुल्के पानी की बूंदें कॉरिडोर के अंदर आ रही थी। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मेरा पैर उन पानी की लंबी लंबी बूंदों के ऊपर पड़ा और मैं फिसल गया। फिसल के जब मैं नीचे गिरा तो मैंने देखा कि वो दोनों लड़के भी नीचे गिरे हुए हैं। उनका पूरा शरीर नीचे पड़ा हुआ है। हिम्मत करते हुए जब मैं आगे पहुंचा तो देखा कि वो लोग बुरी तरीके से भीगे हुए हैं और बेहोश थे। मैंने ढंग से देखा तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी। दरअसल वो लोग मर चुके थे। मुझे जैसे ही पता चला कि वो लोग मर चुके हैं मैं डर गया। मैं अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। मैंने उनकी पल्सेस चेक की, वो भी नहीं चल रही थी। मैं भागते हुए तुरंत अपने कैबिन की तरफ गया और सोचा कि जाके इसके बारे में इन्फॉर्म करूं। दोबारा कॉल मिलाने लगा, लेकिन वही बारिश की वजह से फोन नहीं लग रहा था। भागते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था जहां पर और ढेर सारे गार्ड्स थे। मैंने सोचा कि मैं जाके उनको ये चीज़ बताऊंगा
मैं भागते हुए जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर और भी गार्ड्स थे। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया और उन गार्ड्स के लोगों ने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया। कुछ देर में वहाँ पर धीरे धीरे सब लोग आ गए थे। तब तक मैं और वो गार्ड भागते हुए वहीं पर जा रहे थे जहाँ पर उन दोनों लड़कों की लाशें पड़ी हुई थी। मैं और कुछ गार्ड्स जब वहाँ पर पहुँचे तो उन दोनों लड़कों की लाशें वहाँ पर नहीं थी। गार्ड ने मुझसे पूछा कि आखिर वो लाशें कहाँ पर हैं। मैंने उन्हें बताया कि उनकी लाशें यहीं पर ही थी। उसके बाद हम लोग उनके कमरे पर गए। देखा तो कमरे उसी बुरी तरीके से बदबू मार रहे थे और खाली थे। हम लोग उन बच्चों को ढूंढने लगे लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिले। हम में से एक गार्ड तुरंत हॉस्टल के नीचे उतर के पीछे के साइड में ढूंढने लगा और उस हॉस्टल के गार्ड को वहां पर दोनों बच्चों की लाशें मिली, बुरी तरीके से पानी में भीगी हुई। हॉस्टल के पीछे का हिस्सा बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जंगल था, पीछे छोटे मोटे तालाब भी थे। आधा शरीर उन लोग का फूल चुका था। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लाशें बहुत देर से वहां पर पड़ी हो। धीरे धीरे पूरे मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस वाले भी आ गए। मेरा स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया। मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से मैंने उन्हें देखा था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से उन लोगों की मौत सुबह ही हो गई थी, ओवरडोज से, नशे के ओवरडोज से। उन्होंने नशा किया हुआ था और फिर शायद वो लोग ऊपर टेरेस से पीछे की तरफ गिर गए थे लड़ाई झगड़ा करते हुए, क्योंकि उनके चेहरे पे मारपीट के निशान भी थे और शरीर बुरी तरीके से फूला हुआ था और टेरेस का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। और ये सारी चीज़ें मेरे वहाँ पर आने से पहले ही हो चुकी थी। पुलिस वालों को जब मैंने अपना स्टेटमेंट दिया तो कुछ और ही था और मेडिकल रिपोर्ट कुछ और ही बता रही थी। पुलिस वालों ने उस वक्त ये भी चेक किया कि मैंने कोई नशा तो नहीं किया हुआ था और मेरी बॉडी में किसी भी तरीके का कोई भी नशा नहीं पाया गया। मैंने आखिरी दम तक अपने स्टेटमेंट को नहीं बदला। मैंने उनसे यही कहा कि मैंने उन दोनों की लाशों को देखा था, वो मेरे सामने ही थी। उसके बाद उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया गया था। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मैंने इसके बारे में कई लोगों को बताया। मैंने सच में उनकी लाशों को चलते हुए देखा था, वो जिंदा थी, लेकिन ये स्टेटमेंट कोई भी फायदेमंद नहीं थी। मुझसे काफ़ी दिन तक पूछताछ भी चली और फिर ये केस मेडिकल रिपोर्ट के द्वारा बंद कर दिया गया। वो एक हादसा था और वो लोग नशे के ओवरडोज से ही मरे थे, लेकिन उनकी आत्मा या उनकी लाशें उस हॉस्टल में घूम रही थी। जिस दिन इस हादसे के बारे में पता चला उसके कई दिनों तक मैं वहाँ पर गार्ड की नौकरी करता रहा था, जब तक वो बिल्डिंग तोड़ी नहीं गई थी। और उन दोनों लड़कों के होने का आभास मुझे अक्सर होता रहता था। मेरे अलावा कई और स्टूडेंट ने भी ऐसा महसूस किया कि रात के अंधेरे में वहाँ पर दो लोग दौड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और फिर करीबन 1 से 2 हफ्ते बाद उस पूरे हॉस्टल को तोड़ दिया गया और वहाँ पर एक दूसरा हॉस्टल बना दिया गया। लेकिन फिर भी वो आत्माएं अक्सर कई लोगों को दिखी हैं और वहाँ पर घूमते हुए कई लोगों को नजर भी आई हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना रिचर्ड नाम के एक आदमी के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको रिचर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। उस रात वहां पर मैं अकेला था। मेरे बॉस ने मुझसे बोला था कि आज के दिन मुझे अकेले ही रात में पूरे गोडाउन की रखवाली करनी पड़ेगी। वहां पर नए ट्रक्स आए थे जिसमें बहुत ढेर सारे सामान थे। सामान जैसे कि पुराने लोगों के कपड़े, कुछ सामान और बच्चों के कुछ खिलौने। दरअसल ये सामान हाल ही में हुए एक बस का एक्सीडेंट होने की वजह से मिला था। उस बस से कई लोग ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। बस का ब्रेक फेल हो गया और जितने भी यात्री उस बस के अंदर थे सबकी मौत हो गई। उन सबकी बॉडीज को तो भेज दिया गया था, लेकिन उन सबका सामान एक ट्रक में लोड करके गोडाउन में रखवा दिया गया था और धीरे धीरे उन सारे सामानों को उनके घर वालों के पास पहुंचाने वाले थे। मैं उसी गोडाउन की रखवाली कर रहा था। कहते हैं कि कभी कभी किसी को अपनी चीज़ों से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि उनके मरने के बाद भी वो अपनी चीज़ों के पास ही रहते हैं। शायद ऐसा ही कुछ उस दिन भी हुआ था। उस ट्रक को ले जाके उस गोडाउन में खड़ा कर दिया गया था। ड्राइवर का नाम ब्रूस था, जिसने मुझे बोला था कि वो कल सुबह आके ट्रक को ले जाएगा। ट्रक की चाबी भी मेरे पास ही थी। गोडाउन लॉक था। गोडाउन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इतना बड़ा कि बड़ी व्हीकल की हैवी 4 ट्रकें लाइन से भी खड़ी कर दें तब भी कुछ कार आराम से पार्क हो जाएंगी। इतना बड़ा गोडाउन था वो, और उस पूरे गोडाउन की मैं अकेले रखवाली कर रहा था। 3 ट्रक्स पहले से ही वहां पर खड़ी थी
और चौथी ट्रक जिसमें वो सामान रखा हुआ था वो एक छोटे गोडाउन का ट्रक था। वो अंदर से लबालब उन्हीं सब सामानों से भरा हुआ था। मैं वहीं की रखवाली कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे। मैं वहीं पे टहल रहा था। मेरे एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में टॉर्च थी। ठंड उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। मैं सिगरेट पीते हुए ही पूरे गोडाउन के राउंड लगा रहा था। जो ट्रक अभी हाल ही में आके खड़ी हुई थी मैं उसी के बगल से निकला। तब तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बगल से निकलने के बाद जब मैं आखिरी ट्रक तक पहुंचा तो मुझे कुछ ऐसी आवाज़ आई कि जैसे उस ट्रक में कोई बात कर रहा है। मैं तुरंत पीछे घूमा। वो मेरा कोई वहम नहीं था। मेरे कान बहुत तेज थे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा एक बार देखने के लिए गया। उस ट्रक में मैंने कान लगा के देखा तो अंदर से एक ऐसी आवाज़ है कि किसी ने अंदर से उस ट्रक के दीवार को खूब जोर से हाथ मारा हो। कुछ देर के लिए पीछे हट गया, थोड़ा अपने आप को संभाला और मुझे लगा कि शायद अंदर कोई बंद है। मैंने दोबारा कान लगाया। अंदर से मुझे हंसने की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ किसी और के नहीं, छोटे छोटे बच्चों की थी जो कि आपस में अपने खिलौनों के बारे में बात कर रहे थे, बहुत ही धीमी आवाज़ में, जैसे कि मैं उन्हें सुन सकता हूँ या फिर वो चाहते हैं कि मैं उन्हें सुनूं। ऐसी धीमी आवाज़ जिसको सुन के मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। फिर मैंने भी बाहर से हाथ मारा और वो आवाज़ काफ़ी तेज़ से गूंजी। वो बच्चे तुरंत शांत हो गए थे, लेकिन शांत भी ऐसे हुए जैसे कि बात करके, वो हमें सुन रहा है, शांत हो जाते हैं, वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। और फिर हंसते हुए वो आवाज़ एकदम शांत हो गई। मैं वहीं पर ही खड़ा था। मैंने दोबारा पूछा कि अंदर कौन है। कोई कुछ भी नहीं बोला, बस एक ही आवाज़ आई, श्श्श, उसको पता चल जाएगा कि हम अंदर हैं, शांत रहो। और ये आवाज़ मैं साफ साफ सुन रहा था। मैंने उनसे पूछा भी, तुम बच्चों कौन हो? तुम अंदर कैसे पहुंचे? रुको, मैं ट्रक खोल के तुम्हें बाहर निकालता हूं। इतनी देर में मैं जाके अपने कैबिन से ट्रक की चाबी लेकर आया। उसके पीछे का हिस्सा खोला। बहुत गंदी बदबू आ रही थी। सारा सामान खून से लिपटा हुआ था। कुछ सामान जमीन पर भी पड़े हुए थे, पुराने कपड़े, स्कूल बैग्स, सामान, ब्रीफ केसेस, बच्चों के खिलौने। ये सब उन्हीं यात्रियों के सामान थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने अपनी टॉर्च से अंदर देखा। वो ट्रक एकदम खाली थी, अंदर कोई भी नहीं था। सारे खिलौने नीचे पड़े हुए थे। मैं ये देख के एकदम हैरान हो गया। मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले अंदर से 2 बच्चों की आवाज़ सुनी थी। वो मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने ट्रक को ढंग से चेक किया, वो पूरा खाली था। मेरे को लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम है। मैं ट्रक से नीचे उतरने लगा और ट्रक के एक दरवाजे को बंद करने के बाद दूसरे हिस्से के दरवाजे को बंद करने जा रहा था। तभी अचानक से ट्रक के अंदर पड़ा हुआ एक खिलौना चलने लगा। वो एक टॉय ट्रेन थी जो कि आधी उल्टी पड़ी हुई थी और वो अचानक से चालू हो गई। उसमें चलती हुई नीली और लाल लाइटें पूरे ट्रक में उजाला कर रही थी। पूरे ट्रक के कंटेनर में एक मध्यम सा उजाला कर रही थी। पूरा अंधेरा था। मैं चढ़ा और सोचा कि उस टॉय ट्रेन को बंद कर दूं। अचानक से वो टॉय ट्रेन कैसे चालू हो गई मैंने ध्यान भी नहीं दिया। उस टॉय ट्रेन से होते हुए मध्यम नीली और लाल रोशनी से पूरे कंटेनर में जो उजाला हो रहा था, उससे हल्के से उजाले से मैंने देखा कि ट्रक के साइड के कंटेनर में 2 बच्चों की छोटी छोटी परछाइयां बैठी हुई हैं। मैंने अनुमान लगा लिया था कि वो दोनों वहीं पर हैं, पर उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने उन्हें कुछ बोला भी नहीं। मुझे लगा कि शायद अगर मैं उन्हें अचानक से बाहर निकलने के लिए बोलूँगा तो वो लोग डर जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। मैंने चुपचाप उस टॉय ट्रेन को बंद किया और धीरे धीरे ट्रक के बाहर निकलने लगा। और बाहर निकलते हुए मैं ये बोल रहा था कि अगर अंदर कोई भी है तो चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना ये ट्रक का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं उन छोटे बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो चुपचाप बाहर आ जाएं, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले। मैं उन्हें साफ साफ अब देख रहा था। उनकी परछाई अंधेरे में एक आउटलाइनिंग बना रही थी, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि वहां पर वो 2 बच्चे अभी तक शांति से चुपचाप बैठे हुए हैं और शायद मुझसे डरे हुए हैं। जब काफ़ी बोलने के बावजूद भी वो बच्चे बाहर नहीं आए तो मजबूरन मुझे अंदर घुसना पड़ा। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उन दोनों काली परछाइयों को देख रहा था। जैसे ही मैंने उन दोनों परछाइयों की तरफ अपनी टॉर्च को पॉइंट किया, वो दोनों वहां से गायब हो गई। ये देख के मैं हैरान हो गया। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च को बंद किया और काली परछाइयां वहीं पर ही बैठी हुई थी।
मेरी आंखों के सामने वो दोनों काली परछाइयां खड़ी हुई और हंसते हुए बाहर भागते हुए चली गई। और वो परछाइयां किसी और की नहीं, दो बच्चों की थी। वो बार बार यही बोल रही थी कि हमारे टॉयज को मत छूना, वो हमारे टॉयज हैं। उन दोनों बच्चों की आवाज़ लगभग एक ही जैसी थी, हाइट भी एक ही जैसी, और वो काली परछाइयां मेरे ही आर पार होके चली गई। मैंने जो कुछ भी देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच है। मैंने तुरंत अपना सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया और डर की वजह से ट्रक से नीचे उतर के दूर हट गया। वो दोनों काली परछाइयां लगातार मेरी आंखों के सामने ट्रक के ऊपर चढ़ रही थी और नीचे उतर रही थी। कंटेनर में बार बार वो लोग कूद रहे थे। उनकी बोलने की, हंसने की और चलने की सारी आवाज़ें मुझे लगातार सुनाई दे रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ पर रुकूं। डर की वजह से मैं गोडाउन से बाहर आके खड़ा हो गया और फिर उन दोनों बच्चों की आवाज़ पूरे गोडाउन में गूंज रही थी। मैं पूरी रात बाहर रहा। धीरे धीरे जब सुबह हुई तो उनकी आवाज़ आना बंद हो गई। सूरज निकलने लगा और मैं वहीं गोडाउन के पास ही बैठा हुआ था, बाहर। कुछ देर बाद बॉब भी आ गया था मुझसे ट्रक की चाबी लेने, क्योंकि उसको इन सारे सामानों को एक दूसरी जगह पहुंचाना था। मैंने बॉब से कहा कि वो अंदर जाके सामान ले ले। मैंने बॉब को चाबी दी और वो अंदर जाने लगा। चाबी लेके जब वो अंदर गया और दोबारा बाहर आया तो उसने बोला कि ट्रक का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उसे बताया कि उसे मैंने ही खोला। उसने मुझसे बोला कि बिना परमिशन के मैंने उस दरवाजे को क्यों खोला। मैंने उसे ये बात बताई। मेरे बात बताते ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने ये बोला कि ये कोई बहुत अच्छा बहाना नहीं था, मैं तुम्हारी कंप्लेन ऊपर सुपरवाइज़र से करूँगा। मैंने अपनी बात को बार बार रखने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं समझा। हालांकि ट्रक को खोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था और मैंने रूल्स को ब्रेक किया था, इसलिए मेरी नौकरी जा नहीं थी और वो चली भी गई। मैंने अपने कई कलीग्स को बताने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने बॉसेस को भी बताने की कोशिश की कि जो कुछ भी हुआ वो सच था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। पहले भी बहुत सी चोरियां हो चुकी थीं, तो उन चोरियों का नाम भी मुझी पर ही लग गया। मैंने फिर वो नौकरी छोड़ दी और फिर कहीं और नौकरी करने लगा। लेकिन ये घटना जो मेरे साथ घटी ये एकदम सत्य थी, इसका कोई भी प्रमाण मेरे पास नहीं था। इसलिए मैं जिसको भी इस घटना के बारे में बताता हूँ तो कुछ लोग तो विश्वास करते हैं और कुछ लोग उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों ये थी दो घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।